हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रेंड्स पे। तो लास्ट वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जिसमें मैंने सारे जो भी एग्जाम्पल थे उनके लिए एक सस्पेंस छोड़ा था कि इनमें क्या हुआ होगा, उस कंडीशन में क्या हुआ होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ रही होंगी। ज़रूर आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आज मैं बताने वाला हूँ कि उन केसेस के अंदर, उन फील्ड एग्जाम्पल्स के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है। और हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देख लें, इस वीडियो को देखने से पहले। इस वीडियो में मैं उन सारे फील्ड एग्जांपल्स का एक्चुअल पॉसिबिलिटी बताने वाला हूँ कि उस दिन उस केस में हुआ क्या था। तो शुरू करते हैं। वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। उसके अंदर जो हमारा पहला जो केस था, पहला जो एग्जाम्पल था, उसके अंदर जो फर्स्ट कंडीशन थी वो थी एक फैक्ट्री ओनर की। फैक्ट्री ओनर की थी कि उसका लैंड जो है 11,450 स्क्वायर यार्ड का उसका लैंड था, और उसमें जो कंस्ट्रक्शन हो रखा था 54,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हो रखा था। लेकिन जब, और इस प्रॉपर्टीज ओनर ने 30 साल तक, 30 इयर्स तक 30 लाख पर ईयर प्रॉफिट किया। ये उसने प्रॉफिट किया था। लेकिन 30 साल बाद जब उसने वैल्यूएशन कराई तो उसकी वैल्यूएशन 0 आई थी। ये वो एग्जांपल था। तो इसके अंदर हुआ क्या था कि जो प्रॉपर्टी थी, जो फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री को, जो फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री एक लीज पे थी। 30 साल की लीज पे थी वो प्रॉपर्टी। और जब उस ऑनर ने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाई तो उस लीज को खत्म हुए 3 साल हो चुके थे। ठीक है। तो वैल्यूअर ने जब ऑनर के लिए उस फैक्ट्री की वैल्यू करी तो उसने 0 वैल्यू दी। ये किस रूल के तहत दी उसने? क्योंकि भाई उसकी लीज खत्म हो गई तो उस प्रॉपर्टी पर उसका कोई राइट ही नहीं बनता। जब राइट ही नहीं बनता तो वैल्यूएशन किस चीज की? तो ये जो है, ये एक काफी बेसिक और काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिखाता है वैल्यूएशन का। वो है कि इफ देयर आर नो राइट्स देयर इज नो वैल्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट और बेसिक है, ये हमको याद रखना ही है कोई भी वैल्यूएशन के लिए। देयर इज नो वैल्यू। ठीक है। अगर उस पर राइट ही नहीं है तो वैल्यूएशन किस चीज की? उसका राइट ही खत्म हो चुका है, जो लीज ही खत्म हो चुकी है, उस पर राइट ही नहीं है, उस बात को भी 3 साल हो गए और उसने लीज रिवाइज नहीं कराई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए इस प्रिंसिपल के तहत उसने, वैल्यूअर ने उस प्रॉपर्टी की 0 वैल्यू दी। राइट डाउन कर ले चाहे, इफ देयर इज नो राइट्स देयर इज नो वैल्यू। ठीक है। ये था, उस प्रॉपर्टी पे उसका राइट्स ही नहीं था तो इसलिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी वैल्यूअर ने 0 दी। उसके अलावा जो हमने सेकंड केस लिया था वो था एक डॉक्टर का। एक डॉक्टर ने एक प्लॉट परचेज किया था 1.80 लाख का, और उस पर उसने कंस्ट्रक्शन कराया था 9 लाख का, जो कि प्रॉपर्टी की एक्चुअल जो खर्चा एक्चुअल वैल्यू हुई वो ही 9.80 लाख। और उस प्रॉपर्टी को उसने रेंट पे दे दिया, टेनेंट्स को रेंट पे दिया उसने 4,968 रुपीज पर मंथ के। तो वैल्यूअर ने जब इसकी वैल्यू निकाली तो वैल्यूअर ने जो इसकी वैल्यू दी थी वो दी थी 3.50 लाख। अब एक्चुअल वैल्यू थी 9.80 लाख, लेकिन वैल्यूअर ने दी 3.50 लाख। ये ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो ऑनर था, ऑनर ने जो प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया था, और प्रॉपर्टी को रेंट पे देने के बाद उसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ राइट जो है
टेनेंट्स को दे दिए, जो उसके किराएदार थे उनको, उनमें कुछ राइट डिवाइड हो गया। तो जो उसने रेंट एग्रीमेंट करवाया था, तो रेंट एग्रीमेंट करवाया था, तो रेंट एक्ट के तहत, रेंट एक्ट के तहत उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी जो कम आई, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे ओनर का जो राइट था वो कम हो गया और उसका काफी पोर्शन रेंट एग्रीमेंट के तहत, रेंट एक्ट के तहत जो किराएदार थे उनके पास चला गया, इसलिए इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आई थी। ये उसका रीजन था, इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू कम आई मार्केट वैल्यू से, इसलिए डिफरेंस आई, क्योंकि उसने रेंट एग्रीमेंट कर लिया था कि 3 साल के लिए मैं ये पर मंथ इतने रुपए रेंट पे दे रहा हूँ और इसको मैं ये कभी जो भी है, तो रेंट एक्ट के तहत उस प्रॉपर्टी पे कुछ राइट्स किराएदार का भी बन चुका था, इसलिए उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन आई वो कम होकर 3.50 लाख के आसपास आई। उसके अलावा जो थर्ड कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन के अंदर एक बंगलो था और उस बंगलो की जब उसने वैल्यूएशन करवाई ऑनर ने, तो वैल्यूअर ने 3 वैल्यूएशन दी, इंश्योरेंस के लिए, वेल्थ टैक्स के लिए और सेल वैल्यू, सेल वैल्यू, ठीक है। तो उसने जो इंश्योरेंस के लिए वैल्यू दी थी इस प्रॉपर्टी की, वो दी थी 30 लाख और वेल्थ टैक्स के लिए दी थी 2 लाख और जो उसने सेल वैल्यू दी थी वो 180 लाख दी थी। इसमें क्वेश्चन ये था कि उसने एक जो प्रॉपर्टी की वैल्यू ये थी वो 30 लाख, इंश्योरेंस के लिए 30 लाख क्यों है, वेल्थ टैक्स के लिए 30 लाख 2 लाख क्यों है और सेल वैल्यू की उसकी 180 लाख क्यों है, ये उसके अंदर था। तो इसके अंदर क्या हुआ कि इंश्योरेंस, जब किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है और उस प्रॉपर्टी का जब इंश्योरेंस होता है और इंश्योरेंस के लिए वैल्यूएशन होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो इंश्योरेंस होता है ना वो लैंड का नहीं होता, लैंड इंश्योर नहीं होती, क्योंकि लैंड का तो कुछ बिगड़ भी नहीं सकता, इसलिए लैंड इंश्योर नहीं होती, सिर्फ बिल्डिंग जो है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है ना, वही इंश्योर्ड होता है, उसी पार्ट की वैल्यूएशन लेनी होती है। तो जो उसका बिल्टअप एरिया, जो कंस्ट्रक्शन एरिया था वो 30 लाख रुपीस का था, इसलिए वैल्यूअर ने इंश्योरेंस के लिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू दी 30 लाख। उसके अलावा वेल्थ टैक्स के लिए इतनी कम क्यों फिर? तो वेल्थ टैक्स के लिए क्या है कि वेल्थ टैक्स का जो रूल है, WT जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो उसको उसकी मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता कि मार्केट में एक्चुअल चल क्या रहा है। जो वैल्यू गवर्नमेंट ने डिसाइड की होती है, जो WT रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, वही वैल्यू वो कंसिडर करता है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी 2 लाख आ रही थी। जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो DLC राजस्थान में जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होते हैं वो चेक करते हैं DLC के अकॉर्डिंग। तो DLC में जैसे कई बार होता है कि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 20,000 पर स्क्वायर यार्ड, ये मार्केट वैल्यू है, लेकिन DLC में यही वैल्यू आपको दिख सकती है 500 पर स्क्वायर यार्ड, इतना फर्क आ जाता है, इसलिए ये वैल्यू सिर्फ 2 लाख रुपए आई। और सेल वैल्यू जो है उसकी मार्केट वैल्यू थी, तो इसमें बताने की जरूरत है ही नहीं, सेल प्रॉपर्टी सेल करनी थी तो जो भी मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी चलता है, तो इसलिए जो हाई वैल्यू जा सकती थी, जो जितने में प्रॉपर्टी मैक्स टू मैक्स सेल हो सकती थी, वो वैल्यू उसने दी। तो इस कंडीशन में इस तरह से 3 टाइप की वैल्यू थी और 3 अलग अलग तरह की वैल्यूएशन आई। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया था वो था एक फ्लैट का, कि एक जो फ्लैट था उसका फ्लैट एरिया 2875 स्क्वायर फीट, जो उसका फ्लैट एरिया था वो मुंबई में सेल हुआ था 4.60 लाख का। उसी सेम बिल्डिंग में 2 फ्लैट जो सोल्ड हुए 1 महीने के बाद, उसी सेम बिल्डिंग में 1 महीने के बाद 2 फ्लैट जो सोल्ड हुए थे वो हुए थे 6.40 लाख, 6.40 CR के, सॉरी लाख नहीं CR के। तो इसमें मैंने ये पूछा था कि ऐसा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद क्या हुआ कि जो फ्लैट था उसकी लगभग 2 CR कॉस्ट बढ़ गई। उसका रीजन ये है कि क्या होता है कि हर प्रॉपर्टी का एक अलग अलग वैल्यू होती है, तो जो वैल्यू 2 अलग अलग वैल्यू होती हैं,
एक होती है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे की वीडियोस में इसको। और एक होती है फोर्स सेल वैल्यू, इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है, एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो भी वीडियो रहेगी उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये दो वैल्यू होते हैं। तो जो उसमें फर्स्ट जो फ्लैट बिका था वो बिका था फोर्स सेल वैल्यू के तहत, एक पब्लिक ऑक्शन के तहत बिका था। मतलब वो उस प्रॉपर्टी को कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑक्शन किया गया था। मतलब कि उस प्रॉपर्टी पे किसी ने कोई लोन लिया होगा और जब कोई लोन अगर वो चुका नहीं पाता, लोन पे नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को कोई भी बैंक या कोई भी हाउसिंग फाइनेंस मॉर्गेज कर लेती है और उसका ऑक्शन करवाती है, उसकी नीलामी करवाती है और नीलामी के तहत उस फ्लैट को निकालती है, जिससे वो अपना जो लोन अमाउंट होता है उसको रिकवर कर पाए। तो जो फोर्स सेल वैल्यू होती है जनरली 70% होती है, जो भी मार्केट वैल्यू होती है। मतलब 100 रुपए अगर मार्केट वैल्यू है तो ये 70 रुपए ही रहेगी। तो लगभग 30-40% का डिफरेंस आ जाता है। तो वही चीज इसमें हुई और जो बाकी के 2 फ्लैट बेचे गए वो मार्केट वैल्यू से बेचे गए, इसलिए ये डिफरेंस आया था इसके अंदर, ठीक है। एक महीने में ये कुछ बदला नहीं था, उसकी मार्केट वैल्यू वही थी, लेकिन जो एक फ्लैट सेल हुआ वो पब्लिक ऑक्शन के तहत सेल हुआ और दूसरा जो बाकी जो 2 फ्लैट हुए या अनदर जो भी कभी फ्लैट सेल हुए वो मार्केट वैल्यू से सेल हुए थे, इसलिए ये डिफरेंस आया था, ठीक है। इसके बाद एक था कि चेन्नई के अंदर 60% फ्लैट जो उसने सॉल्व किए थे बिल्डर ने, वो किए थे 3800 रुपए 3800 पर स्क्वायर फीट की रेट से। लेकिन जब प्रॉपर्टी पोजेशन की कंडीशन में थी 6 महीने बाद, तो वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, उसने बढ़ाया नहीं और उसको 2900 रुपए पर स्क्वायर फीट में सोल्व किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ था कि इसी बिल्डर का जो प्रोजेक्ट था उसके जस्ट पास में एक प्रोजेक्ट और आ गया और उस प्रोजेक्ट के आने के बाद इन दोनों में आपस में कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने के बाद जो इसकी रेट थी वो कम थी 2200 रुपए या 2500 रुपए जो भी थी, और इसकी रेट थी 3800 रुपए। तो लोग इससे छोड़ के यहाँ जाने लगे कि यहाँ फ्लैट मुझे कम में मिल रहा है, इसलिए उसने बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट को की रेट कम करके 2900 रुपए पर स्क्वायर फीट में बेचना चाहा कि थोड़ा मार्जिन कम होगा लेकिन प्रॉपर्टी सोल्ड आउट जरूर हो जाएगी, इसलिए उसने ये ट्रिक आजमाई थी। इसलिए उस प्रॉपर्टी की पोजीशन पे आने के बाद वैल्यू कम हो गई थी, ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल था वो लिया था हमने कोलाबा मुंबई की किस्मत बिल्डिंग का। किस्मत बिल्डिंग का उसके अंदर ये था कि एक फ्लैट को ऑफर किया गया था इस रेट पे और एक दूसरी विंग में उसके अंदर फ्लैट को ऑफर किया गया था इस रेट पे, ठीक है। कि प्रोजेक्ट वही था, इसके अंदर विंग अलग थी, ये विंग ए हो गई सपोज, ये विंग बी हो गई। तो फर्क ये था कि दोनों के अंदर 3000 पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस था कि मतलब अगर इस विंग में तुम फ्लैट लेते हो तो 9000 अराउंड इस रेट पे मिलेगा और इसमें लेते हो तो 6500 के आसपास मिलेगा। ये फर्क था सिर्फ बिल्डिंग चेंज होने का। इसका एक रीजन था जस्ट कि क्या हुआ कि जो विंग ए थी जहां फ्लैट 6500 के आसपास का था, विंग ए नाम उसको देते हैं और बी विंग नाम देते हैं हम इसको, इसकी 9000 के आसपास रेट थी, ठीक है, जो थोड़ा 3000 रुपए एक्स्ट्रा था। इसमें हुआ ये कि जो विंग ए के फ्लैट थे, ये मानो फ्लैट है, तो इस फ्लैट के अंदर क्या था कि जो किचन थी जो मेन एंट्रेंस से 70 फीट की दूरी पे थी। तो जब भी कोई डोरवेल बजती थी तो उस किचन से लेडी को 70 फीट चल के आना होता था ये डोर खोलने के लिए। बी विंग जो थी उसके अंदर जो किचन थी वो इतना ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं थी, वो 5-10 फीट की डिस्टेंस पे ही किचन थी, तो उसको ज्यादा उतना नहीं जाना पड़ता था। तो जो इसका डिजाइन प्लान जिसने किया था वो बुरी तरह से उसने प्लान किया, जिससे उसकी बैडली प्लानिंग की वजह से इस फ्लैट की रेट कम थी और इस फ्लैट की रेट ज्यादा थी।
अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं था, इसलिए ये फ्लैट सस्ते में बिक रहे थे और ये फ्लैट महंगे में, क्योंकि लोग इनको लेना कम पसंद कर रहे थे और उनको लेना पसंद कर रहे थे कि सब। तो लास्ट जो एग्जांपल था उसके अंदर क्या था कि दो प्लॉट बिल्कुल पास में थे और एक की वैल्यू थी 5 लाख रुपए, एक की वैल्यू थी 10 लाख रुपए। तो ऐसा डिफरेंस क्यों कि एक ही कॉलोनी के अंदर दो प्लॉट सेम ओनर के, सेम प्लॉट एरिया के, तो रेट में इतना डिफरेंस क्यों? तो रेट में डिफरेंस होने का रीजन ये था कि जो अपना जो प्लॉट था ये 5 लाख रुपए का, वो जो था लीज होल्ड था, लीज होल्ड था, और जो ये था ये फ्री होल्ड था। तो लीज होल्ड क्या तो लीज होल्ड क्या होता है और फ्री होल्ड क्या होता है, ये मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियोस के अंदर। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो एक प्लॉट लीज होल्ड था, फ्री होल्ड था। जो लीज होल्ड था उसकी 10 साल बाद लीज खत्म हो रही थी और उसको वापिस से लीज खत्म होने के बाद उसमें 30,000 रुपये उसको भरना था फिर से उसको लीज पे लेने के लिए फॉर 99 ईयर्स के लिए। अब 99 ईयर्स के बाद उसको फिर से 30,000 भरने थे, मतलब 99 ईयर्स की लीज पे थी प्रॉपर्टी और उसको लीज रिवाइज करने के लिए हर बार उसको 30,000 रुपए भरने थे। और ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड थी, यहाँ कोई लीज का झंझट था ही नहीं, इसलिए इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा थी और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम थी। ये दोनों का डिफरेंस था। तो ये था। अब ये भी देखा जाए तो एक प्रिंसिपल स्टेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रिंसिपल स्टेट करता है। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि सेम दिखती हुई चीज, मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं सेम दिखती हुई चीज एक जैसी नहीं होती, ये कह सकते हैं। वो कहता है सिमिलरिटी ऑफ द प्रेमिसेस इज डिसेप्टेड। ठीक है, मतलब कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, सिमिलर दिखने वाली प्रॉपर्टीज जो होती हैं, उनकी जो वैल्यू है वो एक बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि अगर एक जैसे दिखने वाली प्रॉपर्टी पास पास प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू फिक्स ही हो या सेम ही हो। डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट्स क्या कहता है, नेचर क्या कहता है, कोई लीगली तो उसमें दिक्कत नहीं है, ये कह सकता है। राइट ऑफ ऑनर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज कर देता है, तो ये चीज है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है इसका काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन का, कि कभी भी ऐसा ना हो कि ए प्रॉपर्टी की हमने वैल्यूएशन कर दी और उसी के जस्ट पास वाली बी प्रॉपर्टी आई। हमने पहले ए प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करी हुई थी, बी प्रॉपर्टी की आई तो हमने मार्केट में चेक किया ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स चेक किए ही नहीं, ठीक है, और वही वैल्यू दे दी जो ए और बी की थी। तो कभी ये ना करना, जैसा ए के लिए वैल्यूएशन की थी प्रॉपर तरीके से वैसे बी के लिए करनी होती है, क्योंकि एक जैसी दिखती हुई चीज भी डिफरेंस कर देती है, वैल्यू अलग अलग हो सकती है बिल्कुल पास पास वाली प्रॉपर्टी की। तो ये था उन सब वीडियोस जो फील्ड एग्जांपल थे उनके एक्चुअल कंडीशन की, उन केसेस में हुआ क्या था। तो काफी